देखो, हम लोगों ने अभी तक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता तालिका क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इनको हमने विस्तार से पढ़ा है। अब हम लोगों को उपभोक्ता का संतुलन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी विश्लेषण का, वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी हैव टू डिफाइन थ्रू इंडिफरेंस कर्व। तो उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करने के पहले, आवाज़ नहीं करिए आप, बिल्कुल। उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स की ज़रूरत होती है। बिना हम उस टूल्स को समझे उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वह है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, और दूसरा है कीमत रेखा। सीमांत प्रतिस्थापन की दर में एक सवाल अलग से भी आता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि यह घटती हुई होती है। तो ये सवाल अलग से भी आता है परीक्षा में, तो हम पहले इसको देखेंगे। फिर कीमत रेखा के बारे में एक सवाल आता है कि प्रूव दैट बजट लाइन शोज द प्राइस रेशियो इन बिटवीन एक्स एंड वाई। सिद्ध कीजिए कि कीमत रेखा दो वस्तुओं x और y के कीमत अनुपात को व्यक्त करती है। और कीमत रेखा शिफ्ट कैसे करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूरे इंडिफरेंस कर्व में यह है कि कीमत रेखा कैसे बदलती है, क्योंकि कीमत रेखा के बदलने से ही वास्तव में जो उसका ढाल होता है वही तय करता है कि कौन वस्तु सस्ती हो रही है, कौन वस्तु महंगी हो रही है, आय में क्या परिवर्तन हो रहा है। इस तरह आय प्रभाव की व्याख्या भी आगे करने के लिए हमको इस कीमत रेखा की ज़रूरत, यूँ कहो कि अब आगे कुछ भी व्याख्या करने के लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर देखते हैं। हमने पीछे आपको काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया भी है। यहाँ हम आपको इस नाम से बताएंगे, वो अलग बात है। तो जब हम सीमांत प्रतिस्थापन, ये नोट्स भी इसमें लिखा हुआ है, आप हम पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं, आप पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा, फिर आपको हम ब्लैक बोर्ड पर उसे समझा देंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू एनालाइज डिमांड बाय इंडिफरेंस का। जैसे मैंने आपसे कहा कि तटस्थता वक्र के द्वारा मांग, जब हम उपभोक्ता के व्यवहार की बात करते हैं तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, और हम उसे थोड़ा प्रिसाइज करते हैं तो डिमांड रेखा की बात करते हैं। ये हमने आपको पीछे बताया हुआ है। तो डिमांड रेखा की व्याख्या इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। वी मे डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई एज द अमाउंट ऑफ वाई हुज लॉस कैन जस्ट बी कंपेंसेटेड बाई ए यूनिट गेन इन एक्स। आपने देखा कि जब हम विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते हैं तो यह एक्स की एक इकाई जब बढ़ाते हैं तो वाई की इकाई क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो हम जब वाई की इकाई छोड़ते हैं तो हमको घाटा होता है। तो जो घाटा होता है उसी को हम एक्स की इकाई जो बढ़ाते हैं उससे होने वाले लाभ से कंपेंसेट कर देते हैं। अर्थात जितना घाटा होता है उतना ही एक्स से हमको क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो इसी को ही सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं कि कितना वाई छोड़ें कि एक एक्स पाने से हमारा लाभ और हानि दोनों आपस में कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वाई विच द कंज्यूमर हैज़ टू गिव अप फॉर द गेन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। अर्थात एक्स की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए उपभोक्ता वाई की कितनी मात्रा छोड़ने को तैयार होगा, वही दोनों के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर होगी। पीछे आपने बहुत विस्तार से इसको पढ़ा है। यहाँ अगर इसको हम टेबल से दिखाएं तो आप ये देखें, और कैसे यहीं हम आपको दिखाएंगे कि ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। ठीक है, ये देखो, यहाँ हम मान लो सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करने वाला टेबल बनाते हैं। हमने कल भी बनाया था, आपने देखा था। ठीक है, तो
अगर यहाँ हम x वस्तु लिखें, यहाँ हम y वस्तु लिखें और यहाँ हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर बिटवीन x एंड y लिखें, ठीक है, तो हम एक ऐसी टेबल बनाते हैं और यहाँ अगर हम सेटिस्फैक्शन भी लिख दें, मान लो डेटा कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 2 ना 3 4 और 5 12 8 ये देखो, हम x की 1 इकाई का उपभोग करते हैं और y की 12 इकाई का, लेकिन जब हम x की 1 इकाई बढ़ाते हैं तो हम y की कितनी इकाई कम करते हैं? 4 इकाई कम करते हैं। फिर जब हम इसको 1 बढ़ाते हैं, कितना कम करते हैं? 3 कम करते हैं। फिर 1 बढ़ाते हैं, कितना कम करते हैं? 2 कम करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, तो 4 3 2 यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर आपको मिलती है, जो टेबल में यह बता रही है कि प्रतिस्थापन की दर घटती जा रही है। यह तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि घट रही है, लेकिन अगर आपको सिद्ध करना हो, मान लीजिए, तो कैसे इसको आप सिद्ध करेंगे? ग्राफ के माध्यम से। हम क्या करते हैं, x और y के विभिन्न संयोग जो आपको प्राप्त हैं, इनको हम जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि यह इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब इंडिफरेंस कर्व कैसे बताएगा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कितनी है और घटती हुई होती है? इसके लिए हम क्या करते हैं, ये टेबल तो हमको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, हाँ, उसमें बना हुआ है, तुम लोग दिक्कत नहीं। तो ये देखो, अब क्या है कि जब हम ये आपने देखा है कि हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमको इस तरह का इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है, जहाँ एक तरफ x एक तरफ y को हम व्यक्त करते हैं। अब जब हमें एक सीधी थियरी होती है कि किसी भी जगह हमें सिद्ध ये करना है कि सिद्ध कीजिए कि तटस्थता वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करता है और वह ढाल घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करता है। तो कहीं भी हम इसका ढाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? हमने पीछे भी पढ़ा है पहले कि हम एक tan थीटा निकालने के लिए स्पर्श रेखा खींच देते हैं उसका ढाल ज्ञात करने के लिए। और अभी अगर ये ढाल हो गया तो हमको यह मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा y, यहाँ हो जाएगा डेल्टा x, यानी डेल्टा का मतलब चेंज इन y और डेल्टा x का मतलब चेंज इन x। तो y में इतना परिवर्तन होता है और उसके बदले हमको x में इतना परिवर्तन करना पड़ता है, यानी हमको इतना y छोड़ करके इतना x अगर हम पाते हैं तब हम उसी तरह से वक्र पर बने रहेंगे, अर्थात हमारे लेवल जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आप जानते हैं कि tan थीटा यानी ढाल बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब लंब कितना है? डेल्टा y, आधार कितना है? डेल्टा x। इसका मतलब कि जो tan थीटा है ढाल, वो क्या हो गया? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और यही ढाल क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y। तो क्या हो गया? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि हम इंडिफरेंस कर्व जो है वो MRS XY को व्यक्त करता है और वह बराबर होता है डेल्टा y बटे डेल्टा x के। तो इस प्रश्न का पहला पार्ट यह है। दूसरा पार्ट यह है कि सिद्ध करो कि तटस्थता वक्र घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करता है। ठीक है,
तो जब घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको मिटाएं। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो तुम, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, किसी तरह कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। एक चीज सिर्फ याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व की किसी भी बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए हम उस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और जब स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वह ढाल tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब पर जो वैल्यू है डेल्टा वाई है, आधार पर जो वैल्यू है डेल्टा एक्स है। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स चेंज को व्यक्त करता है कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो अब इसको जब हमको दूसरे प्रश्न का जवाब देना होता है तो क्या है, वह है कि तटस्थता वक्र घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करता है। यह अगर आपको सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इंडिफरेंस कर्व, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। मान लो एक बिंदु यहाँ A लेते हैं, एक बिंदु यहाँ B लेते हैं और एक बिंदु यहाँ C। हमें तीनों बिंदुओं पर अलग अलग सीमांत प्रतिस्थापन की दर ज्ञात करनी है, तभी हम ये जान पाएंगे कि हर जगह एक जैसा है कि हर जगह बराबर है, और अगर एक जैसा नहीं है तो कितना कितना है। और तभी ये हम कंक्लूड कर पाएंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी डिमिनिशिंग, कि घटता हुआ होगा अगर ऐसा मिलेगा तब। तो हम क्या करते हैं कि हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। क्या करते हैं, ये हम जहां जहां भी हमको निकालना है वहां क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये तो इसको हमने लिख दिया A B C D E F, ठीक है। चित्र उसमें बना है, हो सकता है कुछ और लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, तो तुम देख लेना। तो A B C D ये हो गया। अब हमको इन अलग अलग बिंदुओं पर ढाल ज्ञात करना है कितना कितना है, क्योंकि ढाल ही बताता है कि प्रतिस्थापन की दर कितनी है। तो हमको अगर ए बिंदु पर ज्ञात करना है tan थीटा एट पॉइंट ए बिंदु पर कैसे निकलेगा, ए बिंदु पर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या है, ओ ए लंब है ये, यही ना, और आधार ओ बी, तो ओ ए बटे ओ बी। बस और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। इसके बाद हमको बी बिंदु पर निकालना है तो ओ सी बटे ओ डी ना, फिर यहाँ बी पर है क्या हो जाएगा, ओ सी बटे ओ डी, ठीक। इसी तरह सी पर क्या हो जाएगा, ओ ई बटे ओ एफ। समझ में आ रहा है ना, ओ ई बटे ओ एफ। अब तुम देखो इस इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर ए बी सी पर जो ढाल है वह ए बी सी पर वह ढाल एक जगह ओ ए बटे ओ बी है, एक जगह ओ सी बटे ओ डी है, एक जगह ओ ई बटे ओ एफ। अब इस पर जरा ध्यान दो कि अगर ऐसा कुछ भाग दिया जाता तो आता क्या, जब तुम इतने में इतने का भाग दोगे। ध्यान दो, मान लो हम लिख देते हैं तुमने 10 में 5 का भाग दिया, या 10 में मान लो तुमने 2 का भाग दिया, ठीक है। पहली बार कुछ आएगा, कितना आ गया, ये काल्पनिक फिगर है, उसको समझने के लिए ये मैं समझो कि ये कोई संख्या है। तो अब हमने क्या किया कि 10 को घटा करके 8 कर दिए ना, क्या कर दिए 8, और 2 को बढ़ा करके हमने 3 कर दिया, मान लो कुछ भी कर दिया। तो अब ये कितना आएगा, ये 5 से तो कम ही आएगा, 3 दूनी 6, और मान लो 3 6 18 कुछ हो गया, आएगा ना, मतलब 5 से कम आएगा, बस कहने का मतलब इतना है। फिर यहाँ तुमने फिर 8 को भी कम कर दिया, अब ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया 4, अब कितना आ गया 1.5, 4 डेढ़ 6। इसका मतलब है कि जब लंब घटता जा रहा है, आधार बढ़ता जा रहा है, यानी जिसमें आप भाग दे रहे हैं वह तो घट रहा है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो भागफल निश्चित रूप से हर बार घटता हुआ आएगा। ये सीधा सा गणित है। तो इसका मतलब कि ओ ए बटे ओ बी जो है यह बड़ा होगा किससे, इससे, और यह बड़ा होगा किससे, इससे। यानी सबसे छोटा ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। अर्थात
यहाँ ढाल सबसे अधिक होगा, यहाँ उसके बाद होगा, यहाँ उसके बाद होगा। अर्थात ये सिद्ध होता है कि विभिन्न बिंदुओं पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है, घटती हुई होती है। ठीक है, तो जब हम तरसा वक्र पर बाएं से दाएं चलते हैं तो विभिन्न बिंदुओं पर जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वो घटती हुई होती है। यह सवाल अलग से भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, बेटा इसमें कोई दिक्कत तुमको, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब देखो इसमें जो दूसरा प्रश्न मैंने तुमसे बताया था वह था कीमत रेखा का। तो इसमें कीमत रेखा को भी बहुत विस्तार से लिखा गया है या समझाया गया है। पहले तुमको हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर हम उसको तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि फिर समझ में तुमको ज़्यादा आएगा। हाँ, इसमें एक और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो तुम्हें जान लेना चाहिए कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, सीमांत उपयोगिता पढ़ा कार्डिनल अप्रोच में, और यहाँ हम उसको पढ़ रहे हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, या दोनों में कोई तालमेल है, या दोनों को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो कभी कभी परीक्षा में तुमसे यही सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये देखो कि अभी तुमने पीछे देखा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। अब इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। डेल्टा वाई जो है वह बताता है कि उपयोगिता में कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो छोड़ना पड़ता है, और डेल्टा एक्स बता रहा है कि उपयोगिता कितनी मिल रही है। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इसलिए कि संतुष्टि का स्तर बराबर रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब यह है कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब टोटल लॉस ऑफ यूटिलिटी कितनी हुई? जब डेल्टा वाई तुमने छोड़ा, अगर हमने मान लो डेल्टा वाई छोड़ा है, तो डेल्टा वाई छोड़ने पर नुकसान कितना होगा? डेल्टा वाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है गुणा कर दो, तो ये टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, वाई से लॉस हो गया, और एक्स से फायदा कितना होगा? डेल्टा एक्स में एक्स की सीमांत उपयोगिता से गुणा कर दो, उतना फायदा हुआ। इसका मतलब कि डेल्टा वाई इंटू एम यू वाई बराबर होगा किसके? डेल्टा एक्स इंटू एम यू एक्स के। जितना हमारी उपयोगिता का नुकसान होगा उतनी ही उपयोगिता हमको प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये टोटल लॉस हो गया, ये टोटल गेन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब ये बराबर हो गए, तो अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करें तो क्या होगा कि ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। एक उलट जाएगा, एक वही रहेगा। तो अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये स्थिति आ जाती है। और तुमको पता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम आर एस इंटू एक्स वाई। इसका मतलब एम आर एस एक्स वाई बराबर है एम यू एक्स बटे एम यू वाई के ना। भाई ये किसके बराबर है? यही ना है। तो ये किसके बराबर हो गया? एम यू एक्स बटे एम यू वाई के। इस प्रकार एम आर एस between two goods is equal to the ratio between marginal utilities of two goods। तो दो वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर होती है दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के। ये क्या है? एम यू एक्स बटे एम यू वाई। तो जब कोई आपसे पूछे कि एम आर एस और एम यू एक्स और एम यू वाई का क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताएंगे कि दो वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर हमेशा बराबर होती है दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होती है। कभी कभी यूजीसी नेट वगैरह में ये सवाल पूछा गया। बट इंडिफरेंस का एनालिसिस डज नॉट यूज मार्जिनल यूटिलिटीज टू फाइंड द एमआरएस। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमने अभी तक इंडिफरेंस कर्व में कहीं भी सीमांत उपयोगिता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो एमआरएस जो हम ज्ञात करते हैं उसके लिए हम कभी भी सीमांत उपयोगिता का प्रयोग नहीं करते हैं।
In indifference curve analysis, the MRS is obtained directly by asking from the consumer how much of the good he would be willing to give up for a unit increase in another goods. हम सीधे पूछ लेते हैं कंज्यूमर से, अच्छा बताओ कोई एक दूसरे वस्तु की एक इकाई पाने के लिए इसको कितना छोड़ोगे, तो अनुमान नहीं लगाते या उसका हम मनोविज्ञान टेस्ट नहीं करते, सीधे आप पूछते हैं अच्छा बताओ एक केला लेने के लिए कितना सेब छोड़ोगे, तो कंज्यूमर सीधे बता देता है कि हमको एक केला लेने के लिए हम 2 सेब छोड़ेंगे, तो बस खत्म, यहाँ हम उसकी उपयोगिता की बात नहीं करते हैं। दस एलन हिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। तो इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस में हम जब एमआरएस को कैलकुलेट करते हैं तो हम सीमांत उपयोगिता को कैलकुलेट करने का कोई प्रयास नहीं करते। ये आपने पहले भी देखा है, क्योंकि सारा झगड़ा ही इसी पर था कि सीमांत उपयोगिता को अगर मापना है या उसको शामिल करना है तो फिर कैसे मापा जाए, क्योंकि सीमांत उपयोगिता तो व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट प्रतिस्थापन कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बारे में जो भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है वो, और आप इसके वो सारे पहलू जान गए जिसकी सहायता से आप उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कर सकते हैं। तो बल्कि कीमत रेखा और संतुलन कल पढ़िएगा।